अब तक हम लोगों ने जो राइटिंग एंड सिटी लाइफ इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट काइंड ऑफ सिटी लाइफ इट वाज, एंड जो वहां पे अर्बन एरियाज थी, जैसे आज हम कह सकते हैं वी कैन वेरी वेल को रिलेट इट विद आवर टुडेस सम ऑफ द एरियाज इन इंडिया। लाइक दिल्ली के अंदर यू हैव सीन द नैरो लाइंस, एकदम छोटी सी होती हैं जिसके अंदर गाड़ियों का आना बड़ा मुश्किल होता है। तो वैसे, और वो भी घुमावदार वाइंडिंग, तो वहां पर वैसे सड़कें होती थी। एंड देर हैव बीन मेनी अकाउंट्स, मतलब हमें कुछ चीजें पता लगे कि उस वक्त में लोग जमीन के लिए, इन सब चीजों के लिए आपस में झगड़ा भी करते थे। देयर वर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो। अब हम पहुंचते हैं अब हम लोग, अभी तक हमने सभी जो चीज पढ़ी है वो बिजनेस के बारे में, यानी कि ट्रेड के बारे में पढ़ा है। खरीदना और बेचना, दोनों ट्रेड के बारे में पढ़ा है। तो अब हम जो है वी आर टॉकिंग अबाउट पैस्चरल एरियाज के अंदर। पैस्चरल मतलब जहां आपके कैटल चरते हैं, जहां हम उनको कैटल को लेकर जाते हैं। जब मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्टिंग में करवाया था विद द नोट्स, मैंने आपको बताया था इन इंडिया वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैस्चरल रीजन्स, लाइक जम्मू कश्मीर आपका। देन नीचे अगर हम आते हैं, मतलब वहां पर गढ़ी शेफर्ड, देन उससे नीचे आते हैं शिवालिक, ऐसे करके कई तरीके के हमारे जो है पैस्चरल एरियाज है। अगर हम प्लेन में आते हैं, महाराष्ट्र धंगर्स, देन कुरुमास, कुरुबास आपके छत्तीसगढ़ वगैरह जो एरियाज हैं वो। तो वहां पर क्या होता है, ऊपर क्या होता है, ठंड के हिसाब से, मतलब जैसे जैसे ठंड बढ़ जाती है, जो पैस्चरल्स होते हैं वो नीचे उतर के आते हैं जहां ठंड कम होती है। एंड वंस स्नो मेल्ट हो जाता है वो वापस अपने लैंड में जाते हैं। एंड हमारे यहाँ पर मोस्ट ऑफ द शेफर्ड्स जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं अपने सामान को इन द धंगर एरियाज। महाराष्ट्र के अंदर जो धंगर एरियाज है वहां पर जब वो लोग, बारिश होती है, अभी जैसे बारिश हो रही है, तो ये शेपर्ड्स जो है सेफ प्लेसेस के अंदर चले जाते हैं। एंड अपने साथ जो ये कैटल वुलन का चीजें बना होता है वो देते हैं टू द फार्मर्स, और फार्मर्स इनको उनकी जगह पर सामान देते हैं। तो जो ये इस तरीके का जो पैस्चरल लेना देना है, पैस्चरल्स आपके स्पेसिफिकली आपके शेपर्ड्स, आपके जो लोग कैटल को चराते हैं वो लोग होते। तो व्हाट वाज पैस्चरल रीजन इन मेसोपोटामिया? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आफ्टर 2000 BCE द रॉयल कैपिटल ऑफ मारी फ्लरिश्ड। आप देख सकते हो दैट मैरी स्टैंड्स नॉट ऑन द सदर्न प्लेन with its highly productive agriculture, but much further upstream on the Euphrates। अगर हम मारी को देखते हैं तो वो यहाँ पर है, तो वो नीचे की तरफ नहीं है। और ये आप देख सकते हो एग्रीकल्चरल लैंड जो ब्राउन कलर में बना रखा है। It shows that agriculture and animal rearing were carried out close to each other in the region. Some communities had both farmers and pastoralists, but most of its territory was used for pasturing sheep and goats. Herders need to, यही आपको भी मैंने जो बताया हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही करते हैं, they need to exchange young animals, cheese, leather, meat in return for grain, metal, tools, and the manure of a penned flock is also great use to a farmer। इनके जो शेपर्ड के जो जब ये लोग चराते हैं तो उसका जो मैन्योर होता है वो भी उनको बेचा कर। इवन इन आवर बैचलर कम्युनिटी ऑल्सो दीज थिंग्स हैपन। Yet, at the same time, there may be a conflict. A shepherd may take his flock to water across the sown field to the ruin of crop. Herdsmen, being mobile, can raid agricultural villages and seize their stored food। मतलब ये भी चांसेस होते थे कि जो शेपर्ड्स हैं, क्योंकि वो एक जगह नहीं टिकते हैं तो कोई नहीं जानता कौन है कौन नहीं है, नोमैड्स होते हैं वो लोग। तो कई बार वो एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर से अपने शीप या गोट को लेकर जाते जिससे वो जो जगह वो खराब हो जाती। कई बार चोरी करते,
For their part, settled groups may deny pastoralists access to river and canal water along a certain set of paths. क्योंकि उनका, अगर आप उनकी नजरिया से देखते हो, तो उनका कहना कि वो लोग हमें अंदर जाने ही नहीं देते, इसलिए हम चोरी छुपे जाते हैं. So these kinds of conflicts were there among the shepherds and the local people. Through history, nomadic communities of the western desert filtered into the prosperous agricultural heartland. Shepherds would bring their flocks into the sown area in the summer. Such groups would come in as herder, harvest laborer, or hired soldiers, occasionally become prosperous and settle down. मतलब दूसरा एक और जो हिस्ट्री है उससे हमें क्या पता लगा कि जो नोमैड्स हैं, जो कि वेस्ट से यहाँ से आते थे, ये लोग आकर या तो वहीं सेटल हो जाते थे. कई बार वो लोग जो है, जब उनके पास कोई काम नहीं होता था तो यहाँ फार्मर्स के नीचे काम करते थे. समटाइम्स दे वुड वर्क लाइक द हायर्ड सोल्जर्स, एंड दे इंक्लूडेड अकाडियंस, अमोरिट्स, असीरियंस, अजीरियास बाद में बहुत था, अरामियंस. यू विल रीड अबाउट देम इन द नेक्स्ट थिंग. द किंग ऑफ मारी वर अमोरिट्स. ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर सेगमेंट से. Whose dress differed from the original inhabitants and who respected not only the gods of Mesopotamia but also raised a temple at Mari for Dagan, the god of steppe, मतलब shepherd king. Mesopotamian society and culture were thus open to different people and culture, and the vitality of the civilization was perhaps due to intermixture. मतलब वो सबको आने देते थे, जाने देते थे, लेकिन जो किंग था उसके जो रहन सहन थी वो बिल्कुल अलग था बाकी लोगों से. तो इससे हमें पता लगता है कि दे डिफरेंशिएटेड बिटवीन द रिच, द किंग. द किंग हैड सर्टेन प्रिंसिपल्स, उनके नीचे लोग काम करते थे, लेकिन दे वर ओपन. ये अगर हम देखते हैं तो दिस इज अ पेंटिंग जो दिखा रहा है कि उस वक्त में दे हैड द लेबोरेटरीज, टॉयलेट्स आप देखो उस वक्त में, किचन हमारे जैसा, हम मतलब अगर हम देखते हैं वर्कशॉप एंड किचन, इस तरफ जो रहने का रॉयल स्यूट, ये पूरा टाउन प्लानिंग है जहां रॉयल स्यूट मतलब जहां राजा वगैरह है. दिस इज, ये जो बॉक्स बने हैं, यू कैन एक्सपेक्ट द पैसेज क्वेश्चन, 1 मार्कर क्वेश्चन फ्रॉम दीज काइंड ऑफ इट. और द मेन आपके नहीं आते, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस इससे आते हैं. असर्शन, रीजन, पैसेज बेस्ड. The Great Palace of Mari was a residence of royal family and hub of administration and a place of production. एक क्वेश्चन नीचे भी है कि जो उनके टेम्पल थे या यहाँ पे पैलेस है, ये वो एरियाज होती थी जहां पे वो चीजें बनाते थे, स्पेशली ऑर्नामेंट्स. It was so famous in its time that a minor king came from North Syria just to see, carrying with him a letter of introduction from a royal friend of King of Mari. Zimrilim daily list revealed that huge quantities of food were presented. जो वहां पे टैबलेट है उसे पता लगा कि खाना कितना बनता था. उसमें फ्लावर यानी कि आटा, ब्रेड, मीट, फिश, फ्रूट, बियर, वाइन. He probably ate in the company of many others. जैसे अगर आपने कोई राजा की स्टोरी वगैरह देखी हो, स्पेसिफिकली इफ यू हैव सीन द मूवी जोधा अकबर, उसमें वो इतना बड़ा थाल होता है जिसके अंदर वो खाना खाता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द किंग, उनके जो एसोसिएट्स होते हैं वो भी साथ में बैठकर खाते हैं. उस जमाने में वो फैमिली सिस्टम नहीं होता था. किंग वॉज गॉड फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग द फैमिली मेंबर्स. तो किंग खाने के बाद ही वहां के जो उनके मदर वगैरह सब, उसके बाद ही बाकी लोग खाते. देन यू कुड सी, मतलब हमें पता लग रहा है कि वहां पर जो चबूतरा था कोर्टयार्ड, उसमें 106 पेवमेंट बना, यानी कि कम से कम 106 लोग शायद साथ में बैठकर खाते थे. The large open car courtyard suggests 131 were beautifully paved. The king would have received foreign dignitaries, his own people, a room with wall paintings that would own the visitor. The palace was a sprawling structure.
with 260 rooms and covered an area of 2.4 hectares. मतलब इससे हमें पता लगता है कि वो राजा कितना lavish रहता था. The king of Mari, however, had to be vigilant. Herders of various tribes were allowed, but they were watched. The camps of herders are mentioned frequently in letters between kings and officials. In one letter, an officer writes that he has been seeing frequent fire signal at night sent by one camp to another, and he suspects that a raid or attack is being planned. पहले छोटे छोटे से आपके शहर बने थे, फिर वो शहर हमारे किंगडम में तब्दील हुए थे, फिर राजा दूसरा राजा था, तो राजा जहां रहता था उसको विजिलेंट रहना पड़ता था अपने लोगों से. वहां पर जो बाहर से कम्युनिटीज आती हैं लाइक हर्डर्स आते थे, और इन सब के बारे में हमें उनके वो जो लेटर्स हैं उनसे हमें पता लगा, वो जो डॉक्यूमेंटेड हैं उनसे पता लगा. Located on the Euphrates in a prime position for trade in wood, copper, tin, oil, wine, and various others that were carried in boats along the Euphrates. बिटवीन द, क्योंकि इसी के आसपास आपका जो है हर्डर कम्युनिटी था, तो इससे हमें पता लगता है कि यहां से दूसरे देशों के पास चीजों का लेना देना होता, ट्रेडिंग होती. That was between the south and mineral rich uplands of Turkey, Syria, Lebanon. Mari is a good example of urban center prospering on trade. Boats carrying grinding stone, wood, wine, oil jars would stop at Mari. जैसे हमारे यहाँ पर जो इंडिया है, इंडिया इज सेड टू बी स्ट्रेटेजिकली इन बिटवीन एशिया एंड यूरोप. तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, कई जो बोट्स होती हैं वो रुकती है, मतलब अब तो शिप है. एंड इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा हम लोग जो है वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ ट्रेड: इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ऑन्ट्रापोर्ट. तो जो ऑन्ट्रापोर्ट है वो यही है, मतलब बीच में जो जगह होती है वहां रुकना, एंड यहाँ के जो लोग होते हैं वो उन चीजों को चेक करते हैं. हमारे इंडिया में अभी भी रहता है. तो इन मारी ऑल्सो सच ऑन्ट्रापोर्ट फैसिलिटीज वर देयर, यानी कि बीच में एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो मारी बीच में पड़ता था. ऑफिसर्स ऑफ दिस टाउन वुड गो अबोर्ड, मतलब शिप उस पे जाते थे, अबोर्ड मतलब बोट पर चढ़ते थे, इंस्पेक्ट द कार्गो, कि भाई वो क्या क्या चीजें हैं, और वहां रुकने के लिए दे वुड बी लिवाइंग द चार्जेस before allowing the boat to continue downstream. Barley came in a special grain boats. Most important tablet refers to copper from Alasia, an island of Cyprus. अब तो इजिप्ट है वो. Known for its copper and tin also were item. मतलब ये एक important एरिया है जो आपका बार्ली था, आपका वन मार्कर क्वेश्चन, एंड कॉपर. As bronze was the main industrial material, this trade was of great importance. Although the kingdom of Mari was not militarily strong, but it was prosperous. मतलब ऐसा कोई मिलिट्री सिस्टम वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत रिच था. क्यों रिच था? एक तो उनका जो है, जो आपके बिजनेस हर्डर्स है, जो हर्डर्स होते थे वो लोग आते थे, वो एक्सचेंज करते थे. दूसरा, एग्रीकल्चर से उनको सामान मिलता था. तीसरा, वो अपना बिजनेस करते थे. चौथा, जब दूसरी जगहों से आपके जो बोट्स हैं वो जाते थे नीचे की तरफ तो मारी में रुकते थे, उससे भी उनको पैसा मिलता था. प्लस अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी कि अपने देश से दूसरे देशों में चीजें भेजना और दूसरे देशों से अपने देश में चीजों को खरीदना. तो दिस शोज दैट ट्रेड वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, जिसकी वजह से मेसोपोटामिया अर्बन बना एंड इट ऑल्सो फ्लरिश्ड. नाउ व्हाट वाज द कल्चर? कल्चर कैसा था? ये तो हमने ट्रेड के बारे में पढ़ा, वहां पे जो लोग आते थे, हर्डर्स के बारे में पढ़ा, राजा के बारे में पढ़ा. तो व्हाट वाज द लोकल कल्चर?
Mesopotamians valued city life in which people of many communities and cultures live side by side. After cities were destroyed in war, they recalled them in poetry. हमें इन सब के बारे में पोएट्री में पता लगता है। उस दिन आपको मैंने एक वो स्टोरी वो बताया था, पोएम इजिप्ट का ही था वो, ओzymandias. The most poignant reminder to us of the pride Mesopotamians took in their cities comes to the end of Gilgamesh epic, जो कि 12 टैबलेट्स में लिखा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ पर रामायणा है, गीता है, गीता के 18 वॉल्यूम्स है आपके, उसी तरीके से 12 टैबलेट्स के ऊपर जो गिलगमेश का एपिक है वो लिखा है, जिससे हमें उसके उस स्टोरी के बारे में पता लगता है। मीन्स व्हाट इज दैट? इट इज सेड टू हैव रूल्ड द सिटी ऑफ उरुक sometime after Enmerkar. Enmerkar आपको याद होगा, जिसने मैसेंजर भेजा था। A great hero who subdued people far and wide. He got a shock when his heroic friend died. He then set out to find the secret of immortality, crossing the water that surround the world. After a heroic attempt, he failed and returned to Uruk. मतलब ये एक ऐसी कहानी है जिसमें वो जो राजा था वो अमर हो जाना चाहता था। इसमें आपको ये सारी कहानियां नहीं लिखने को आएगा, उस रूलर का नाम आएगा, कितने टैबलेट्स थे वो पता लग। After, sorry, there he consoled himself by walking around the city wall back and forth. He admired the foundation of fired bricks that he had put into the place. It is on the city wall of Uruk that the long tale of heroism and endeavor fizzles out. He does not say, even though he will die, his sons will outlive him as a tribal hero would have done. He takes consolation in the city that his people had built. मतलब वो एक ऐसा राजा था जो ये नहीं कहता था कि मेरे बाद मेरे बच्चे रहेंगे, मैं अमर रहूंगा। वो कहता था मेरे बाद मेरा ये सिटी रहेगा जिसको मेरे लोगों ने बनाया था। तो ही वॉज मोर प्राउड ऑफ हिज सिटी। जो यहाँ ऊपर लिखा है ना, सिटीज के लिए लोग बहुत वैल्यू करते थे, तो ये एक स्टोरी है जो आपको बताती है कि कैसे लोग अपनी सिटी की वैल्यू करते। आप अभी भी इफ यू हमारे इंडिया के अंदर हम लोग कितना अपने जो कल्चर है उसको वैल्यू करते हैं। लाइक उड़ीसा रथ यात्रा होती है तो हम कितना उसका वो करते कि यहाँ पर ऐसा हुआ था। एंड वी बिलीव दैट दिस इज हाउ द ट्रेडिशन द कल्चर हैज बीन ब्रॉट। इवन अगर मैं साउथ के बारे में बात करती हूँ तो देर आर सम टाउन्स जो आज भी ऐसे हैं जहां पर आपको नहीं दिखेगा कोई मॉल, जहां आपको वो जो रेगुलर चीजें कुछ नहीं दिखेगी। लाइक आई वेंट टू रामेश्वरम, एंड रामेश्वरम इज वेरी 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 फेमस। मतलब इंडिया का तो वो चार धाम यात्रा में एक, मतलब उसमें जब हम कहते हैं तो रामेश्वरम एक बहुत महान तीर्थ माना जाता है, जहां पर श्री राम जी ने अपने हाथों से ले मतलब की जो शिवलिंग है उसका उसकी स्थापना की, रामेश्वरम। लेकिन यू वुड बी शॉक टू हेयर वहां एक सिंगल मॉल नहीं है। मॉल तो छोड़ दो, दूर दूर तक आपको कुछ नहीं दिखाई देता। मतलब ठीक है, टेम्पल के जैसे इसमें हमने पढ़ा था कि टेम्पल के आसपास में टाउन था, वही यहाँ पर टेम्पल के आसपास में आपको भीड़ मिलेगी, आपको व्हाट यू कॉल एज होटल्स मिल जाएंगे, खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी। वहीं पर मतलब समुद्र का किनारा है, वहां आपको रोड साइड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप दिल्ली के सिटी लाइफ आप सोचो, हाँ मेरे मतलब कि जूडियो वहां पर होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन वहां के जो लोग हैं दे टेक प्राइड, वो लोग अपने उस कल्चर को फॉलो करने में बहुत खुश होते हैं। तो जो यहाँ पर जो था ये वाला जो गिलगामेश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, गिलगामेश, इस स्टोरी में द किंग वॉज हैप्पी दैट व्हेन वंस ही डाइज, उसकी जो ये सिटी है जिसे लोगों ने बनाया है, दैट वुड कैरी हिज लेगेसी। नाउ व्हाट वाज द लेगेसी ऑफ राइटिंग? जो इतने हमारे पूरे चैप्टर का नाम ही राइटिंग एंड सिटी लाइफ है,
और अभी तक हमने सिटी लाइफ के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, वहां पर वो कैसे खाते थे, क्या करते थे, कैसे वो लोग ट्रेडिंग करते थे। अब है कि जो राइटिंग है, हाउ इट वाज ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैसे पता लगा। While moving narratives can be transmitted orally, science requires written text. Generation of scholars can read and build upon. बहुत सारी चीजें हमारी ऐसी हैं जिसको शायद हमने सुनी सुनाई है, जिसके बारे में हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। देयर आर सो मेनी लेगेसीज, सो मेनी थिंग्स जो हमारे पास कोई रिटर्न नहीं है, प्रूफ है। हम सिर्फ इस बात में सुनते हैं कि ऐसा परदादा ने कहा था, उन्होंने दादा को कहा था, दादा ने पापा को कहा था, पापा हमें बता, हम शायद अपने बच्चों को बता रहे। बट देर आर सम प्रूफ्स, लाइक अगर हम अपने एपिक्स को लेते हैं अपने हिंदुस्तान के अंदर, तो देर आर प्रूफ्स, रिटर्न प्रूफ्स। अगर हम कहते हैं वेद, तो हमारे पास वेदों के प्रूफ हैं, उपनिषद के प्रूफ हैं, साइंस के प्रूफ हैं। सुश्रुता जी जिसने मतलब कि द पर्सन हु हैड इन्वेंटेड सर्जरी, उनके प्रूफ है हमारे पास, आर्यभट्ट के प्रूफ है हमारे पास में। बिकॉज दैट कैन बी कैरीड ओनली व्हेन वी आर पासिंग इट इन राइटिंग। अब मैं साइंस में अगर आपको मैं मुंह से कुछ बोल दूं कि बेटा a+b का स्क्वायर ये होता है, तो आप शायद 5 मिनट ना याद रखो। So the greatest legacy of Mesopotamia to the world is tradition of time reckoning and mathematics. सोचो, dating around 1800 BC are tablets with multiplication, division, square roots, tables of compound interest, which really means a lot. The square root of 2 was given as 1, मतलब इस तरीके से 2 का स्क्वायर रूट दिया जाता है। If you work this, you will find the answer is 1.41, only the slightly difference. Students had to solve problems such as the following: a field of area, मतलब उनको किस तरीके से उनको मैथमेटिक्स के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आई थिंक हमारे भी 7th 8th में हम लोगों ने पढ़ा है। फील्ड की हाइट, सॉरी फील्ड की लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, उसका मतलब कि एरिया निकालो, उसका वो निकालो, देन वॉल्यूम ऑफ अ कोन निकालो। उनको भी वो सब चीजें करनी पड़ती थी, बट दैट वाज रेलेवेंट टू देयर प्रैक्टिकल फील्ड। द डिविजन ऑफ द ईयर इनटू 12 मंथ्स, हम लोगों का भी वही कैलेंडर चलता है, बट हमारे अगर हम अपने ट्रेडिशनल कैलेंडर्स को देखते हैं, रामायण के टाइम में, महाभारत के टाइम में, तो द मंथ्स के जो नंबर्स ऑफ डेज होते थे वो अलग होते, बट लेटर ऑन हम लोग सबने यूनिफॉर्म लिया है। तो द डिविजन वाज 12 मंथ्स, जो कि मून के अकॉर्डिंग था। मून एक उसको 28 दिन में खत्म करता है, ऐसे करके। एंड द आवर इनटू 60 मिनट्स, जो आज भी हम लेकर चलते हैं। एंड दिस वी हैव टेकन फ्रॉम मेसोपोटामिया। These time divisions were adopted by successors of Alexander. मैंने जैसे बताया कि बीच में ऐसा नहीं था। There are two kinds of calendars, lunar calendar, solar calendar करके। बट बाद में अलेक्जेंडर ने किया और उसके बाद रोमन वर्ल्ड को किया, और आज हम लोग रोमन वर्ल्ड से ही हमने इस चीज को लिया। द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम, देन टू मिडीवल यूरोप, और इसी तरीके से हमने whenever solar and lunar eclipses were observed, they were noted according to year, month, and day. So, too, they were records about what they recorded about stars, constellation, इन सब के बारे में सब कुछ recorded। सोचो किस ईयर में हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, 2025 में पढ़ रहे हैं। एंड व्हाट इट इज समथिंग अनइमेजिनेबल। मतलब उस वक्त में एक दुनिया होती थी, ये सोचना भी हमारे लिए हमारे समझ के बाहर है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक्सकवेशंस पढ़ रहे हैं, तो हमें पता लगता है कि साइंस वाज मच मोर डेवलप्ड एट दैट टाइम। मे बी वी डिड नॉट हैव द
internets, we did not have the aeroplanes, लेकिन बाकी अगर हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, तो इट वाज डेवलप्ड. None of these momentous Mesopotamian achievements would have been possible without writing. मतलब ये writing की एक वैल्यू बता रहा है कि उस वक्त में वहां पर राइटिंग, स्कूल्स, ये सब होने की वजह से आज भी हमारे पास वो सारी चीजें हैं जिसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. लाइक हम आज भी मंथ्स के ईयर में 12 महीने, 12 महीने में 30 डेज, 1 घंटे में 60 मिनट्स, वही हम ले रहे हैं. In the school, some boys were trained to become not record keepers for the administrator, but intellectuals who could build on work of their own predecessors. In our India, we had divided the work into 4. इंडिया के अंदर हमने काम को 4 हिस्से में किया था, जिसमें हमने पढ़ाई का सारा जो हिस्सा है वो हमने वेद, यानी कि जो लोग वेद का पाठ करते हैं वो ब्राह्मण में जाएंगे, जो लोग रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह में जाते हैं वो वैश्य में जाएंगे, जो बिजनेस वगैरह करते हैं, जो लड़ाई करते हैं वो क्षत्रिय में जाएंगे. ऐसा हमने किया. लेकिन उन्होंने क्या किया था, पढ़ाई सब करते थे, लेकिन कुछ लोग थे जो रिकॉर्ड कीपिंग का काम करते थे, टैबलेट्स को ही मतलब कि स्क्राइबिंग का काम करना, और कुछ थे जिन्होंने उन उस जो इंटेलेक्चुअल आर्ट ऑफ राइटिंग उन सबको आगे बढ़ाया. We would be mistaken if we think that the preoccupation with urban world of Mesopotamia is a modern phenomena. No. Now, let us come to these two boxes कि हमें पता लगता है कि कैसे चीजें वहां पर बनी हुई थी. तो दिस इज एन अर्लियर लाइब्रेरी. ये है हमारा अर्लियर लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी वो जगह है जहां हम चीजों को प्रिजर्व करते हैं. In the Iron Age, the Assyrians of North created an empire that stretched to the west as with Egypt. The state economy was now a predatory, extracting labor tribute in the form of food, animal, metal, and cup. The great kings who had been immigrants, जो दूसरी जगहों से आए थे, acknowledged southern region Babylonia as a center of high culture, and last of them, Assurbanipal, collected a library at his capital, Nineveh. ये सारा अगर उस दिन याद हो तो these all were part of your MCQs. He made great effort to gather tablets on history, epics, Oman literature, यानी कि बुरी आत्माएं, astrology, hymns are भजन हम बोल सकते हैं, prayers in the praise of God, poems. He sent his scribes south to find old tablets, क्योंकि scribes in the ये आया था पेपर में, और ये पेपर में आ भी सकता है कि उसने scribes को क्यों भेजा था वहां पर. Because scribes in the south were trained to read and write in schools where they had to copy tablets by dozen. There were towns in Babylonia where huge collections of tablets were created and acquired fame. इसीलिए उसने जो है अपने स्क्राइब्स को साउथ की तरफ भेजा, क्योंकि वहां पर सारे की सारी चीजें जो है प्रिजर्व की गई थी. एंड ऑल्दो सुमेरियन ceased to be spoken of after this, it continued to be taught in schools through vocabulary test, sign list, bilingual tablets, दो लैंग्वेजेस मिलकर, and even in B650 cuneiform tablets written as far as back 2000 were intelligible. मतलब इतने सालों बाद, 1400 सालों बाद भी वो जो चीजें हमें मेसोपोटामिया में मिली थी उनको बाद में भी कैरी फॉरवर्ड किया गया. Copies were made of important texts such as Epic of Gilgamesh. उनके तो हमारे पास कई कॉपीज हैं, क्योंकि they were all, जैसे हम रामायणा गीता के बारे में बोलते हैं वैसे. The copier stating his name, writing the date, some tablets ended with a reference to Assurbanipal. मतलब कुछ जगहों पे उस राजा का स्पेसिफिक नाम है कि उसके लिए शायद लिखा गया था. I, Assurbanipal, king of universe, king of Assyria, on whom the gods bestowed vast intelligence,
would acquire the recorded details of scholarly erudition. I wrote down on tablets the wisdom of gods. I checked and collated the tablet. मतलब ये सारी चीजें वहां पे लिखी हुई रखी, जिससे हमें वो जो चीजें वो हमें पता लगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट देयर वाज कैटलॉगिंग, यानी कि उनको इंडेक्स में बनाया गया था, कैटलॉग किया गया था, यानी कि एक प्रॉपर फॉर्म दिया गया था. मतलब कौन सा नंबर है, 1000 टैंक्स है उसमें कितने हैं, उनको ग्रुप किया जाता था. मतलब जैसे हम, मैंने अभी आपको बोला कि गीता 18 वॉल्यूम में है, तो एक वॉल्यूम में क्या है, ऐसे ग्रुप किया गया. The archaeologist, how we have come to know. A man of the southern marshes, Nabopolassar released Babylonia from Assyrian. उसने असीरियन के डोमिनेशन से बेबीलोनिया को आजाद करवाया था. His successor increased their territory and organized building projects at Babylon. And from that, even after the Achaemenids of Iran conquered Babylonia, when Alexander conquered Babylon, it was a premier city of the world with triple wall, great palace, temples of ziggurat, stepped tower, सीढ़ियां बनी हुई, processional way to ritual center, ट्रेडिंग हाउसेस, मैथमेटिक्स, ऑस्ट्रियन, मतलब ये सब चीजें हमें मिली. He was the last ruler. He writes, God of Ur came to him in dream and ordered him to appoint a priest to take charge. Then he says he found the stele of a very early king whom we today date to about 1150 and saw that stele, that carved image of Christus. He observed clothing and jewelry that was depicted, and this is how he was able to dress his daughter for the conception of Christus. मतलब उसने अपनी बेटी को पंडिताइन बनाया कैसे, उसका कहना है कि उसके सपने में भगवान ने आके बताया. On another occasion, Nabonidus men brought him a broken statue जिसमें King of Akkad का नाम लिखा हुआ था. And many intellectuals had heard of this king of remote times. He felt he had to repair the statue because of my reverence for the god and respect. I summoned skilled craftsmen and replaced the head. How it was excavated. ये वाला जो सबसे लास्ट में था, जस्ट इसमें एक आध चीजों को पढ़ना. ये अर्ली लाइब्रेरी वाला जो है ये आपके लिए जरूरी है. विच मतलब अलेक्जेंडर ने किसको किया था बेबीलोनिया, वो जरूरी है. नाउ कम टू व्हाट वाज एक्सकवेशन. टुडे एक्सकवेटर्स हैव हाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी. उस दिन आपको मैंने बताया था कि किंग टट की जो कहानी जब हम पढ़ते हैं, तो वी हैव कम टू नो कि नाउ इट इज नॉट ओनली द एक्सकवेशन, सिर्फ खुदाई नहीं है. Even we are using the sophisticated technologies, X-rays. किंग टट की स्टोरी पढ़ोगे ना, वो इसी से रिलेटेड है पूरा. एक्सरेज हमने लिए हैं. देन वी हैव टेकन द सीटी स्कैन्स. वी हैव सीन हाउ द पीपल लुक्ड एट दैट टाइम. और अभी तो जो आपके ममीज है उनके ऊपर काम चल रहा है. हाउ दे वर ममीफाइड, किस वजह से इतने सालों के बाद भी हम उनके डेड बॉडीज को देख पाते हैं. तो अगर हम देखें तो ये पता लगता है कि इट वॉज नॉट ओनली द डिगिंग, देयर वॉज नंबर ऑफ अदर थिंग्स विच वर ऑल्सो यूज्ड. टेक द स्मॉल टाउन ऑफ अबू सलाबिक, सिर्फ 10 हेक्टेयर्स का है, ज्यादा नहीं. द आउटलाइंस ऑफ वॉल्स वर एट फर्स्ट ट्रेस्ड बाय अ स्क्रैपिंग सरफेस. दिस इन्वॉल्व स्क्रैपिंग ऑफ द फ्यू मिलीमीटर ऑफ माउंट विद शार्प एंड, मतलब अब हम टूल्स यूज कर रहे हैं. मतलब एक्सकवेशन कैसे किया था, एक जगह थी उसके चारों तरफ जो है हमने शॉवल यानी कि आपका शार्प ऑब्जेक्ट से वहां पे चारों तरफ एक लाइन सी खींची थी. फिर नीचे मिट्टी निकली, तो द आर्कियोलॉजिस्ट कुड मेक आउट डिफरेंट कलर, टेक्सचर, लाइंस ऑफ ब्रिक, पिट्स एंड अदर फीचर्स. A few houses were discovered. The archaeologists also seed through the tons of earth to recover plant, animal remains. और नीचे खुदाई की तो उनको प्लांट एनिमल मिले. और किस तरीके के प्लांट्स थे, एनिमल्स थे,
And they also found the charred fish bones that had been swept out onto the street. Plant seed and the fiber remained during cakes, in the dung cakes that had been burned as fuel, and kitchens were identified. मतलब जिन जगहों पर उनको उपले मिले, काउ डंग उपले मिले, उन्होंने देखा कि वो जगह वो थी जिसको हम किचन बोल सकते हैं, क्योंकि किचन में हम जलाने के लिए, फ्यूल के लिए उपले यूज करते हैं। तो उस तरीके से उन्हें पता लगा कि वो आपका जो है किचन एरिया है। लिविंग रूम्स वर दोज विद फ्यूअर traces because they found the teeth of very young pigs on the streets. Archaeologists concluded pigs must have roamed freely. और उस, जैसे हमारे यहाँ ड्राइंग रूम होता है, उसके बाहर आपका जो है बरामदा, फिर बाहर रोड आता है, तो उनको लगता है कि पिग्स भी वहां पर इसीलिए उनको मिला है क्योंकि पिग्स शायद रोड में फिरते होंगे। In fact, one house burial contained some pig bones. ये वन मार्कर में भी आया हुआ है, और उनका मानना है कि हो सकता है कि द डेड पर्सन मस्ट हैव बीन गिवन सम पोक फॉर हिज नरिशमेंट इन द आफ्टर लाइफ। शायद उसके साथ उस पिग बोन्स को दबाया गया था, बरी किया गया था, कि उसको जो है आफ्टर लाइफ यूज आएगा, बिकॉज द मेसोपोटामियंस, द इजिप्शियंस बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। The archaeologist also made microscopic study of room floors to decide in which rooms in a house were roofed. मतलब कौन से में उनका रूफ था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बीच में कोर्टयार्ड होता था, चारों तरफ रूम्स होते थे, तो रूम्स को जो छत होते थे वो पाम लीव, स्ट्रॉ, इनसे जो है बनते थे, एंड विच वर ओपन टू द स्काई। तो इन सारी चीजों से ये हमारा तरीका रहा है। और हमें कैसे पता लगा है ये किचन है, क्योंकि वहां पर हम लोगों को फ्यूल यानी कि लकड़ी एंड जिन चीजों को जलाया जाता है, काउ डंग, उनके ट्रेसेस मिले। रोड में हमें ट्रेसेस मिले हैं पिग्स के, तो हमने आइडेंटिफाई किया कि ये शायद स्ट्रीट था। देन जो आपके कमरे थे उसमें कुछ कमरे ऐसे थे जो ओपन थे, कोर्टयार्ड था शायद, दूसरे कमरे जो है वो ढके हुए थे। तो इससे हमें पता लगा कि किस तरीके के रूम्स बने थे, किस तरीके के किचन थे, किस तरीके का उनका टॉयलेट वगैरह था। एंड दस वी कुड कम टू नो दैट मेसोपोटामिया, इवन जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो इतने सालों पहले भी इट वॉज अ फ्लरिश्ड सिटी, प्रॉस्परस सिटी, जहां ट्रेडिंग बिजनेस एक कॉमन चीज था। देन कल्चर वॉज देयर, द पीपल अलाउड पीपल फ्रॉम अदर एरियाज, अदर कम्युनिटीज, दे लिव टुगेदर। उनके अलग अलग तरीके के भगवान थे। दे हैड सम किंग, किंग के ज्यादा हम लोगों को सोल्जर्स इन सब के बारे में नहीं, लेकिन हाँ उनके जो पैलेसेस हैं उनके बारे में पता लगा है। दो इम्पोर्टेंट चीज पता लगी है, एक है टेम्पल, जहां पर आपके जो है मेनली प्रोडक्शन होता था, बिकॉज दे बिलीव दैट द प्रोडक्शन इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। तो इसीलिए शायद मंदिर में ही चीजें बनती थी, वही आसपास में आपका जो है सेंटर था। एंड देन जो आपका पैलेस है, जो हमने किंग ऑफ मारी का, उसमें पता लगता है कि वहां राजा कैसे बैठता था, वहीं पर उसके जो प्रोडक्शन थी, लोग शायद दूसरे राजा लोग, उसके और भी लोग आते थे, साथ में खाना खाते थे, क्योंकि वहां खाना खाने की जो चबूतरे बने हैं वो बहुत सारे हैं। एंड इन सब के बारे में हमें पता लगता है फ्रॉम द राइटिंग स्टाइल्स। और राइटिंग हमारा बेसिकली था द टैबलेट्स, और टैबलेट्स हमारे पास नंबर ऑफ टैबलेट्स पाए गए हैं, जिससे पता लगता है कि वो रिकॉर्डिंग के लिए, स्टॉक के लिए, अदर चीजों के लिए टैबलेट्स को यूज किया था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर इवन राइटिंग द एपिक ऑफ गिलगामेश। So that is the story, or you can say the chapter, writing and city life. That is the very first हमारा टाइमलाइन 6 MY से 1 BCE तक। उसके बाद ही हमारा बिफोर क्राइस्ट है, फिर क्राइस्ट वाला है, फिर हमारा आफ्टर क्राइस्ट है। सो हाउ अर्ली सोसाइटीज वर फॉर्म, द एस्ट्रोनॉमी कैसे उनका फॉलो होता था, जैसा आज हम लोग फॉलो करते हैं। मच हम ये कह सकते हैं कि आज हम कितनी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, दे
somewhere or the other, they have been derived from that Mesopotamian civilization, passed to many other areas. Specifically हम लोगों ने जो हिस्ट्री में पढ़ा है, that is about the Egyptian civilization. फिर हमने यूरोप के बारे में पढ़ा है, कुछ अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा है हमने. तो इन सब से जब हम को रिलेट करते तो हमें पता लगता है कि कैसे ये चीजें हम तक पहुंच. So that's the very first chapter, early societies, writing and city life. Right?